हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जैन और मैं हूं पढ़ले कॉमर्स का होस्ट और आप सभी का दोस्त। पढ़ले कॉमर्स की इस तपस्या बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये जो पढ़ले कॉमर्स की बैच है जिसका नाम हमने तपस्या कॉमर्स रखा हुआ है, ये सिर्फ हमारे लिए एक नाम नहीं है, हमारे लिए एक इमोशन है। नाम इतना सोचकर इसीलिए रखा है ताकि इस बैच के साथ आप सभी बच्चों को जोड़कर हम अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज आपके दिमाग तक नहीं, आपकी रगों तक उतारना चाहते हैं। ये सपना सिर्फ हमने नहीं, हमारी पूरी टीम ने देखा है और हम सभी चाहते हैं कि जिस एनर्जी के साथ हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं उतनी एनर्जी के साथ आप भी हमारे साथ पढ़े। ये तपस्या का सफर सिर्फ हमारा ना हो, हम सभी मिलकर इस तपस्या के ग्रुप के साथ मिलकर इतना अच्छा पढ़ाई करें कि हम इन सब्जेक्ट्स को इस कदर याद करें, इस कदर समझ लें कि लाइफ के किसी भी मोड पर हमसे कोई अकाउंट्स पूछे तो ऐसा ना हो कि हमें किताब उठानी पड़े, हमें ये चीज अच्छे से आती हो, है ना। तो मैं इसी के साथ आप सभी के साथ हमारी कॉमर्स तपस्या की इस बैच के पहले सब्जेक्ट, बड़े प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के साथ में आप सभी के साथ शुरू करना चाहता हूं। आइए हम अकाउंटिंग के बेसिक फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर के साथ शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो है हमारा, पहला लेक्चर जो है हमारा, वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। दिस इज लेक्चर 1 फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जहां पर हम बात करेंगे कि आखिर हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने क्या वाले हैं। अकाउंटिंग जो कि हम बात करें, अकाउंटिंग जो शब्द है, इट हैज कम आउट फ्रॉम द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, क्योंकि हमको ये समझना होगा कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं वो तो अकाउंटेंसी है, बट जो हमको करना है वो तो अकाउंटिंग है। ऐसे में अकाउंटेंसी है क्या? अकाउंटेंसी वो एरिया ऑफ नॉलेज है जहां पर हम हमारा बुकिश मटेरियल पढ़ते हैं। तो जब तक हम हमारी नॉलेज को अक्वायर कर रहे हैं बच्चों, नॉलेज अक्वायर कर रहे हैं, तब तक हम क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटेंसी। बट जब हम इस अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल, इस अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग। तो टू स्टार्ट विद अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, जो कि हमारा बुकिश मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है या फिर हमारा थ्योरेटिकल मटेरियल है, इसके साथ शुरू करने से पहले हमको कुछ बेसिक चीजें समझनी होगी कि जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग का हिंदी मतलब, एक बेसिक मतलब होता है हिसाब किताब। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिसाब क्या। तो हिसाब मतलब भाई मेरे पैसों का जोड़ मोड़ सब जो हमको करना है वो हिसाब है। बट जब मैं इस हिसाब को किन्हीं किताबों में लिख लेता हूं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग करने से पहले हमें समझना होगा कि जो हिसाब किताब नाम का शब्द है ये हम किसके लिए कर रहे हैं। तो ये बोलते हैं अकाउंट्स, या फिर हम बोले बिजनेस में कुछ लेन देन होते हैं। जब हम अकाउंट्स में कुछ लेन देन देख रहे हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं, कुछ इवेंट्स देख रहे हैं, तो उनकी हमें अकाउंटिंग करनी होगी। जब हम इवेंट्स की बात करें तो बोलते हैं कोई भी इवेंट जिनका नेचर कैसा है? फाइनेंशियल नेचर है, उन सभी को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। और इन ट्रांजैक्शंस का हमको क्या करना होता है? हिसाब किताब, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अकाउंटिंग कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे सब्जेक्ट के साथ, जिसको हम कहते तो अकाउंटेंसी है, बट मैं आपसे वादा करता हूं कि जब इस बैच, इस 11 तपस्या बैच को एंड करेंगे तो आप सब मेरे नन्हे मुन्ने अकाउंटेंट्स बनकर बाहर निकलोगे। और मैं वादा करता हूं कि इस अकाउंटेंसी शब्द को जल्दी आपके दिमाग में अकाउंटिंग करके डाल दूंगा। तो अकाउंटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारे पहले चैप्टर के साथ, और सीखने वाले हैं कि अकाउंटिंग में हमें किन किन चीजों को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग है क्या? तो कहा जाता है कि अकाउंटिंग भैया क्या है? प्रोसेस। हम ये नहीं पढ़ेंगे कि डेफिनेशन किसने दी है, इससे हमें कोई लेन देन नहीं है। हम आज बेसिक्स पे काम करने वाले हैं, तो हम बेसिक में सिर्फ ये जाने कि अकाउंटिंग आखिर होता क्या है, अकाउंटेंसी आखिर होता क्या है। तो ये समझा रहे हैं कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग है एक प्रोसेस। प्रोसेस, ये शब्द प्रोसेस तब यूज किया जाता है जब किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया हो। तो जब हम बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। अभी कौन सी स्टेप्स हैं जो अकाउंटिंग में आती है? तो ये बोलते हैं कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन आपके सामने आएगा तो उस ट्रांजैक्शन के लिए हमें कुछ स्टेप्स दे रखी है ना, जिसके लिए हम क्या बोलेंगे? IMRCSAIC।
अभी क्या है इसके बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। ये जो आई है ना, इट स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। मैं एक एक करके आपको समझाने वाला हूं ये क्या है, बट अभी हम समझ लेते हैं कि जो अकाउंटिंग प्रोसेस है इसकी स्टेप्स क्या है। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। व्हाई अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस बच्चों? बिकॉज अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। नंबर 2, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। नंबर 2, M for measuring, M for measuring, R for recording, C for classifying, S for summarizing, A and I for analysis and interpretation, and finally है ना the end step है ना of our process, that is communication of accounting information or economic information to the users. This इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, जहां पर हमको सिर्फ बताते हैं कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जहां पर कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स है जो हमें फॉलो करनी होती है। और इतना समझ लीजिए बच्चों कि थ्योरी को प्लीज थ्योरी मत समझिएगा, जब ये थ्योरी प्रैक्टिकल में कन्वर्ट होगी तो विल रिग्रेट कि हमने वो थ्योरी क्यों नहीं पढ़ी है। अकाउंटिंग वो सब्जेक्ट है जो आपने इससे पहले पढ़ा नहीं है कभी, तो जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो हमको इस चीज का ध्यान देना है कि ये सब्जेक्ट हम थ्योरेटिकल बेस के साथ ही पढ़ें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बोलता है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, तो बच्चों हमने इसके लिए कुछ छोटे छोटे शब्द ध्यान दे लिए, जैसे आई फॉर आइडेंटिफाइंग, एम फॉर मेजरिंग, आर फॉर रिकॉर्डिंग, सी फॉर क्लासिफाइंग एंड सो ऑन। ये जितने भी आपने छोटे छोटे शब्द पढ़े इनको हम आगे डिटेल में जान लेते हैं। आइए देखें, सबसे पहले बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। इन्हीं को हम फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। सो टॉकिंग अबाउट फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, बताइए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? आई फॉर आइडेंटिफाइंग। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज करते हैं कि हमको करना क्या है। हमको करना यह है कि हमको आइडेंटिफाई करना है किसको? ट्रांजैक्शन को। तो अब मैं इस ट्रांजैक्शन के लिए दो चीजें बना लेता हूं। एक तो भाई हम बना लेते हैं घर, ये बना दी खिड़की, बचपन में बनाते थे ना, चलो तो ये हो गया हमारा घर। और एक हो गया भैया हमारा बड़ा सा बिल्डिंग, जहां पर हम मान रहे हैं कि ये हमारा क्या है? बिजनेस है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा घर है। ऐसे में इस घर के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन होते होंगे, वैसे ही इस बिजनेस के अंदर भी कुछ ट्रांजैक्शन होते होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपका बिजनेस एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मतलब आप फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। तो जो गुड्स आप बना रहे हैं उसके लिए मान लेते हैं कि आपने क्या खरीदा बच्चों? रॉ मटेरियल खरीदा। क्या खरीदा? रॉ मटेरियल खरीदा। और ये रॉ मटेरियल कितने रुपए का खरीदा? 1 लाख रुपए का खरीदा। तो आप मुझे ये बताइए कि जो ट्रांजैक्शन हमने किया कहां पर? बिजनेस के लिए। तो ये ट्रांजैक्शन कहां का हो गया? हमारे बिजनेस का ट्रांजैक्शन। और दूसरा मान लेते हैं कि जो आपका घर है आपने इसकी क्या पे करी? रेंट। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? घर का ट्रांजैक्शन। इस घर के ट्रांजैक्शन को बच्चों हम लोग बोलते हैं पर्सनल ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहली चीज जो हमको समझ लेनी है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जहां पर पहली स्टेप ये होती है कि हम आइडेंटिफाई करें कि ट्रांजैक्शन कौन से नेचर का है। ये ट्रांजैक्शन हमारा पर्सनल है या ये ट्रांजैक्शन किसका है? बिजनेस का। क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन बच्चों घर का है तो हम उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर मैं खाते बिजनेस के बना रहा हूं तो फिर याद रखिएगा मुझे ट्रांजैक्शंस भी किसके रिकॉर्ड करने होंगे? बिजनेस के ही रिकॉर्ड करने होंगे। ये जो घर के पर्सनल नेचर के ट्रांजैक्शन है इनको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जबकि बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन हम इनको रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो हमें सिखाता है कि आपको अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या कर लेना है? आइडेंटिफाइंग। किस चीज का? ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन अगर कैसा हुआ? पर्सनल, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वेराज अगर ट्रांजैक्शन किसका हुआ? बिजनेस का, तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। डन। चलो कमिंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्टेप, जो कि क्या है? मेजरिंग। एम फॉर मेजरिंग। देखिए हमने लास्ट टाइम जब बात करी तो हमने पढ़ लिया IMRCSAIC, है ना? ये सारी स्टेप्स है जिनको आज हम समझने वाले हैं। आई जिसको हमने पढ़ लिया, दैट वाज आइडेंटिफाइंग। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू मेजरिंग। अब भैया ये मेजरिंग क्या है? मेजरिंग का मतलब है मेजरमेंट। जैसे अगर कोई लिक्विड है तो आप उसको कैसे मेजर करते हैं? लीटर्स में।
कोई डिस्टेंस है तो आप उसको कैसे मेजर करते हैं, किलोमीटर्स में। बट वैसे ही हम अकाउंट्स में तो बातें सिर्फ और सिर्फ किसकी करते हैं, पैसों की। तो ये कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप एक बार आइडेंटिफाई कर लें तो फिर उसके बाद उसको क्या करें, मेजर के लिए भी एक एग्जांपल ले लेता हूं। हमारे पास दो भाई, दोनों तो भाई, पहले भाई का नाम है आलू और दूसरा आलू खा खा के बन गया है भालू। तो ऐसे में जो हमारे आलू भैया है, ये आलू भैया है, ये एक जगह पर आइसक्रीम बेचने का काम करते हैं। और आलू भैया क्या बेच रहे हैं, आइसक्रीम बेच रहे हैं बच्चों। और जब ये आइसक्रीम बेच रहे हैं तो इनके जो एम्प्लॉयर हैं, इनका कहना है कि आलू भैया जो है ये बड़े ऑनेस्ट हैं। कैसे हैं, ऑनेस्ट। वहीं पर मैं एक और सिचुएशन लाना चाहता हूं जहां पर हमने किसको कंसीडर किया, भालू भैया को। और जो भालू भैया है हमारे, इनके बारे में एक कहावत आ रही कि भैया ये काम करते हैं कहां पर, एक ग्रोसरी शॉप पे। और ग्रोसरी शॉप पे जब भालू भैया काम करते हैं तो ये भले ही ऑनेस्ट हैं, ये भले ही सुंदर दिखते हैं, बट जब हम इनके बारे में बात करते तो ये बोलते हैं कि भालू भैया को क्या मिलती है, वेजेस मिलती है। कितने रुपए वेजेस मिलती है, 10,000 रुपए वेजेस मिलती, सैलरी मिलती, जो भी आप बोलते हैं। तो भैया भालू भैया को सैलरी मिल रही है कितने रुपए की, 10,000 की। तो आप मुझे बस ये बताइए कि जो ट्रांजैक्शन की हम बात कर रहे हैं यहां पर, इनमें से ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। Because you need to understand that only those transactions which can be expressed in terms of money will be recorded in the books of account. हिंदी में बात करते हैं तो अकाउंट्स में सिर्फ वही चीजों को रिकॉर्ड किया जा सकता है जिनको हम पैसों में मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि आलू भैया जो है वो ऑनेस्ट हैं, तो इससे बताओ क्या हम खातों में इसके बारे में पैसों में कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जबकि ये जो भालू भैया है इनको वेजेस मिलती है कितने रुपए की, 10,000 रुपए की। क्या ये मॉनिटरी टर्म का ट्रांजैक्शन है? तो अगर ये मॉनिटरी है सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, वेयर एज एनी क्वालिटेटिव मेजर और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन है ना, शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि बच्चों अकाउंट्स को प्यार मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने आज जो इन दो स्टेप्स में सीखा, पहली स्टेप हमें बताती है कि अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या की जाए, आइडेंटिफाइंग। किसको आइडेंटिफाई करना है बच्चों, ट्रांजैक्शन को। ये देखना है कि ट्रांजैक्शन क्या पर्सनल है या फिर वो किसका है, बिजनेस का। क्योंकि अगर वो पर्सनल ट्रांजैक्शन है तो उसकी बिजनेस में कोई जगह नहीं है। वहीं पर एक बार ट्रांजैक्शन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो बिजनेस का है तो बिजनेस में उसकी बिल्कुल बखूबी जगह बन जाएगी। दूसरी बात करें तो हमने देखा कि एक बार आपने आइडेंटिफाई कर दिया तो विल जंप टू अनदर स्टेप, दैट इज मेजरिंग। मेजरिंग में हमने देखा कि आलू भैया जो कि ऑनेस्ट थे, तो ये जो ऑनेस्टी थी बताओ ये क्या थी, क्वालिटी। और किसी भी पर्सन की ईमानदारी को पैसों में तोला नहीं जा सकता। ऐसे में जब ईमानदारी को मैं पैसों में तोल नहीं सकता तो इसकी खातों में भी कोई जगह नहीं होगी, अकाउंट्स में भी कोई जगह नहीं होगी। वहीं पर अगर भालू भैया की बात करें तो भालू भैया को क्योंकि वेजेस मिलते हैं और 10,000 रुपए मिलते हैं, तो दिस 10,000 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ money, and everything which is recorded or expressed in terms of money should be recorded in the books of account. और जैसे मैंने बात किया should be recorded, तो ये बन जाती है मेरी थर्ड स्टेप बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। ये स्टेप अपने आप में एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, तो मेरी बातें बड़ी ध्यान से सुनिएगा। मैं रिपीट करता चलूंगा कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है, और मैं इस पर्सपेक्टिव को बार बार आपके सामने रखना चाहता हूं। प्लीज इस थ्योरी कंसीडर मत कीजिएगा, क्योंकि जब ये प्रैक्टिकल बनकर आएगी ना बच्चों, तब मजा आने वाला है। और उस मजे को फील करने के लिए हम समझ लेते हैं कि जब मैंने ट्रांजैक्शन को क्या कर लिया, आइडेंटिफाई, ये समझ लिया कि वो बिजनेस का है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, अगर वो पर्सनल नेचर का है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वहीं पर मेजरमेंट के समय हमने समझ लिया अगर ट्रांजैक्शन क्वालिटेटिव नेचर का है इट वोंट बी रिकॉर्डेड, whereas if the transaction is of monetary nature it will be recorded। तो हमको समझना होगा will be recorded, will not be recorded में रिकॉर्डिंग क्या है। ऐसे समझ लेते हैं कि एक बिजनेस है और इस बिजनेस के अंदर डे टू डे क्या हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन। अब बच्चों हम बिजनेस कर रहे हैं,
हम पैसा लगा रहे हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमारे माइंड की भी एक लिमिटेशन है। जब मेरे बिजनेस में क्या रहे होंगे, ट्रांजैक्शन, तो अगर मेरे बिजनेस में रोज एक ट्रांजैक्शन हो तो शायद मैं याद रख सकता हूं, बट जिस बिजनेस में ट्रांजैक्शंस कैसे हों, मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा बिजनेस है जहां पर दिन के 1000 ट्रांजैक्शन, 2000 ट्रांजैक्शन, लाख ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ऐसे में बिजनेस को क्या चीजें याद रहने वाली है कि ये ट्रांजैक्शंस को याद रख सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो इन ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करना चाहिए, लिख लेना चाहिए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम समझ लें कि रिकॉर्डिंग करने का रीजन क्या है। रिकॉर्डिंग करने का रीजन क्या है, क्योंकि ये जो पार्ट है रिकॉर्डिंग वाला, ये आगे जाके एक पर्टिकुलर चैप्टर है जो कि प्रैक्टिकल सेंस बनाता है, और जिस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं दैट इज द बेस फॉर, दैट इज द फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा। तो बात ध्यान से सुनना, मैं फिर से कहता हूं, जब मैं बात रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो रिकॉर्डिंग किसकी की जाती है, ट्रांजैक्शंस की। अगर ट्रांजैक्शंस मल्टीपल है, कैसे हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस है, तो हम उनको याद तो नहीं रख सकते। अगर याद नहीं रख सकते तो मुझे इस मेमोरी को रिप्लेस करने के लिए कुछ किताबें बनानी होगी जहां पर मैं इन ट्रांजैक्शंस को लिख लूंगा, है ना। तो इस लिखने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग। तो मान लेते हैं कि भाइयों मैंने क्या खरीदी, एक किताब, जहां पर मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा, ट्रांजैक्शंस कौन से, मॉनिटरी नेचर के, बिजनेस के, पर्सनल नेचर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है, नॉन मॉनिटरी क्वालिटेटिव चीजें रिकॉर्ड नहीं करनी है। तो ट्रांजैक्शन कैसा मिला, बिजनेस का। ट्रांजैक्शन कैसा मिला, मॉनिटरी। तो अब उसको रिकॉर्ड करने के लिए बच्चों मैंने एक किताब बुलवा ली जिसको मैंने कहा जर्नल। क्या कहा, जर्नल। तो अब मैं एक आम भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको ये तो नहीं बता पाऊंगा कि जर्नल फुल फ्लेजेड वे में होता क्या है, बट मैं आपको यह बता सकता हूं कि जर्नल ऐसी किताब है जहां पर हम ट्रांजैक्शंस की क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, राइट। आओ देखें, आप मुझे बताओ बिजनेस में ट्रांजैक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि भैया हमने तो ये ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड कर लेना है, किताब, और इस किताब में आप बताओ कौन कौन से ट्रांजैक्शन आ सकते हैं। तो इसने बोला कि भाई ट्रांजैक्शन बिजनेस के हो सकते हैं, परचेज के, कि भाई बिजनेस करना है तो माल तो खरीदना पड़ेगा ना, रॉ मटेरियल तो खरीदना पड़ेगा ना, और अगर ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हो तो बेचने के लिए खरीदना पड़ेगा। तो माल सबसे पहले आप क्या करेंगे, परचेज। तो जो आपने परचेज किया, क्या ये भी ट्रांजैक्शन है, हाँ है। तो एक ट्रांजैक्शन परचेज का हो गया। क्या हम परचेज के ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, यस। सो रिकॉर्डिंग होगी। और क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं बिजनेस में, सेल्स के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। और क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं बिजनेस में, एक्सपेंसेस के हो सकते हैं। एक्सपेंसेस के एग्जांपल बताइए, जैसे मैंने क्या भरा, रेंट, या फिर मैंने क्या भरा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, या फिर हमने क्या भरा, टेलीफोन का बिल। तो ये सारे खर्चे है ना, हम एक्सपेंसेस के अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अगर एक्सपेंसेस है बच्चों बिजनेस में, तो साथ में बिजनेस में और क्या मिल सकती है, इनकम भी मिल सकती है। तो इस इनकम के भी अलग अलग खाते रिकॉर्ड करते हैं। इनकम को जनरली हम बिजनेस के सेंस में क्या मानते हैं, प्रॉफिट। जब आप बिजनेस स्टडीज की क्लास में पढ़ रहे होंगे तो काजल मैडम आपको सिखाएंगे दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट में है तो आपके लिए इनकम क्या होगी, सैलरी। वहीं पर अगर आप एक प्रोफेशन में है, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर आपसे क्या चार्ज करता है, फीस, ठीक है। वहीं पर अगर आप एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन को हटा दें और खुद का बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए इनकम क्या हुई, प्रॉफिट। सो इनकम इज अ वाइडर टर्म विच कैन बी यूज्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस। जब आप बिजनेस कर रहे हो तो अलग, एम्प्लॉयमेंट में हो तो अलग, और कहीं और हो तो अलग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई हमने क्या करी, रिकॉर्डिंग एक किताब में की, और इस किताब का नाम क्या रख दिया, जर्नल। और जर्नल में बताओ एक ट्रांजैक्शन आते हैं कि मल्टीपल। अब काम की बात यह कि जब मैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा तो भैया इसी में आ गया परचेज, इसी में क्या आ गया, सेल, इसी में क्या आ गए, एक्सपेंसेस, इसी में क्या आ गई, इनकम, इसी में आ गए राम, इसी में आ गए श्याम, इसी में आ गए रमेश, इसी में आ गए सुरेश, इसी में आ गए ए बी सी, इसी में आ गए एक्स वाई जेड। तो जितने जितने ट्रांजैक्शंस होंगे, जितने जितने नाम से ट्रांजैक्शन होंगे, ये सारे हम कहां रिकॉर्ड करने वाले हैं, जर्नल में। तो आप मुझे बताओ, इस जर्नल
फॉर अ सिंगल ट्रांजैक्शन और इज जर्नल फॉर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस। और अगर आपका जवाब मल्टीपल ट्रांजैक्शन है तो क्या आपको नहीं लगता कि मैंने एक ही किताब में अलग अलग चीजों को रिकॉर्ड कर दिया? ठीक है, ये तो भाई वैसा ही हो गया जैसे अपन मिक्सचर खाते हैं कि नहीं, सब मिला देते हैं अपन, तो ये मिक्सचर बना दे। तो इस किताब का नाम ना अपन हंसी खुशी ना मिक्सचर रख लेते हैं। बेटा स्पेलिंग तो ना वो मिक्सचर होती है, पर हम क्या इंदौरी लोग उसको मिक्सचर बोलते हैं। तो ये जो मिक्सचर है ना, मिक्सचर का मतलब ये है, मिक्सचर सिर्फ ये याद रखने के लिए आपको बोल रहा हूं कि जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्ड करते समय याद रखना कि जब मैं जर्नल बना रहा हूं तो कोई एक ट्रांजैक्शन नहीं आएगा, यहां पर मल्टीपल ट्रांजैक्शन आएंगे। मतलब इसी किताब में परचेज भी है, इसी किताब में सेल भी है, इसी किताब में एक्सपेंसेस भी है, इसी किताब में मेरी इनकम भी है। तो इसको हमने नाम बच्चों क्या दे दिया रिकॉर्डिंग करते समय? जर्नल। और जर्नल का हमारा देसी नाम हमने क्या रख लिया? मिक्सचर रख लिया हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे समझते हैं कि हमने अब 3 स्टेप्स पढ़ लिए। पहली स्टेप क्या थी? आइडेंटिफाइंग। दूसरी स्टेप मेजरिंग। तीसरी स्टेप रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग के बाद हम हमारी अगली स्टेप पे आ जाते हैं बच्चों, जो कि क्या है? क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग, या अगर एक शब्द हम जो समझे दैट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अलग कर दो, अलग कर दो। उसका रीजन है कि भाई मेरी जो किताब थी बच्चों, मेरी जो किताब थी जिसका नाम हमने क्या रखा था? जर्नल। तो बताओ इसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन? तो इसमें तो मिक्सचर है। मिक्सचर बोले तो मिक्सचर, मिक्सचर बोले तो परचेज भी इसी में, सेल्स भी इसी में, इनकम भी इसी में और एक्सपेंसेस भी इसी में। तो क्या हमने इस किताब को एक मिक्सचर बना दिया? तो ये लोग बोलते हैं कि अगर कोई पर्सन, कोई यूजर आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि बताओ बताओ सिर्फ परचेज की डिटेल मुझे दे दो, सिर्फ सेल की डिटेल मुझे दे दो, सिर्फ कैश की डिटेल मुझे दे दो, खर्चों की डिटेल दे दो, खर्चों में भी स्पेसिफिकली रेंट बताओ कितनी है ना, क्योंकि रेंट ऐसा तो नहीं एक ही महीने भरनी है, साल भर हर महीने भरनी है। तो अगर कोई पर्सन हमारे पास आता है और हमसे किसी एक खाते की डिटेल मांगता है तो फिर मुझे ना एक परेशानी आने वाली है। और परेशानी यह है कि जो मिक्सचर वाली किताब है ना इतनी मोटी है। अगर मुझसे किसी ने परचेज की डिटेल मांगी तो मुझे इस किताब को खोलना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा कि भाई परचेज के ट्रांजैक्शन कहां है, जो कि एक बड़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। इसीलिए अकाउंट्स ने इसको सिंप्लीफाई करके बोला कि आप एक बार जब जर्नल बना चुके हो, एक बार जब जर्नल बना चुके हो तो इन ट्रांजैक्शंस को अलग अलग भी कर दो। मतलब हम छोटे छोटे घर बना दें। इन घर को हिंदी में हम बोलते हैं खाते और अंग्रेजी में बोलते हैं अकाउंट्स। तो अगर मुझे ट्रांजैक्शन सिर्फ किसके चाहिए? परचेज के। तो बच्चों हम बना रहे होंगे एक परचेज अकाउंट। जब हमें ट्रांजैक्शन किसके पता करने होंगे? सेल्स के। तो हम सिर्फ बना रहे होंगे क्या? सेल्स अकाउंट। जब हमें ट्रांजैक्शन चाहिए होंगे किसके? इनकम के। तो हम बना रहे होंगे इनकम अकाउंट। और खर्चों के चाहिए तो क्या बना रहे होंगे? एक्सपेंस अकाउंट। राम के लिए राम अकाउंट, श्याम के लिए श्याम अकाउंट, एक्स के लिए एक्स अकाउंट, ए के लिए ए अकाउंट एंड सो ऑन। तो जब मैं इस मिक्सचर की दुकान से ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करके अलग अलग खातों में डाल लेता हूं तो इन खातों को बच्चों, इन खातों को है ना हम टेक्निकली कहते हैं लेजर अकाउंट्स। मैं एक बार ये स्पेलिंग फिर लिख देता हूं आप लोगों के लिए। जब मैं क्लासिफाइंग कर रहा हूं तो क्लासिफाइंग कहां पर होती है? लेजर। लेजर में जो डी है ना, ये डी साइलेंट है, तो डी को हटा दो तो क्या बच गया? लेजर बच गया। तो लेजर क्या होता है? जहां पर हम ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई कर रहे हैं, और क्लासिफाई करने का मतलब होता है हम ट्रांजैक्शन को हमारे अलग अलग कर रहे हैं। एक बार हमने क्लासिफिकेशन कर लिया तो अगली स्टेप क्या होती है भैया? समराइजिंग। अबे समराइजिंग क्या है? ये भी बड़ा अच्छा पार्ट है। तो सबसे पहले हमने किया भैया क्या, एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। हमने की आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब बोलो बच्चों? आइडेंटिफाइंग का मतलब है कि हम ट्रांजैक्शन को पहले पहचान लें कि पर्सनल है कि बिजनेस का है। पर्सनल है तो रिकॉर्ड नहीं होगा, बट अगर ये बिजनेस का है तो रिकॉर्ड हो जाएगा। दूसरी हमने बात करी कि अगर मेरा ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो गया कि बिजनेस का है तो मैं आगे आऊंगा अगली स्टेप पे, और वो स्टेप ये है कि हम ट्रांजैक्शन को मेजर करें। इफ ट्रांजैक्शन कैन बी measured in terms of money, it will be recorded. But if a transaction is of qualitative nature, it won't be recorded.
बराबर। तीसरी बात करी कि ट्रांजैक्शन भाई बिजनेस का है, मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कहां करेंगे? जर्नल में, जिसको हमने नाम दिया मिक्सचर। और मिक्सचर के बाद हम ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई कर लेंगे, जो हमने अब जस्ट अभी बात सीखी। क्या सीखी? कि ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई कर लेंगे, अलग अलग खातों में डाल देंगे। परचेज के ट्रांजैक्शन परचेज अकाउंट, सेल के ट्रांजैक्शन सेल अकाउंट, इनकम के ट्रांजैक्शन इनकम अकाउंट एंड सो ऑन। ये सब कहां होने वाला है? लेजर में। बट प्रॉब्लम फिर वही आती है। मान लेते हैं कि मैं तो अभी आपका टीचर हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, है ना। अगर आप अकाउंट्स पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा सर ज्यादा नहीं हो रहा है, बहुत लेंदी प्रोसेस चल रही, ज्यादा हो रहा है। नहीं, तो ऐसे में इन लोगों ने बोला कि सर हमको क्या लेन देन, बीइंग अ यूजर मुझे ना इतनी इंफॉर्मेशन मत दो। फॉर एग्जाम्पल यू आर एन इन्वेस्टर। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आप क्या बात करोगे? आप बोलोगे कि बताओ भैया कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट लॉस क्या है। आपको बिजनेस के हजारों लाखों ट्रांजैक्शन से कोई लेन देन नहीं है। आपको जिस एक बात से लेन देन है कि बताओ आपका बिजनेस कमाता है, नहीं कमाता है। क्योंकि अगर नहीं कमाता है ना बेटा, अगर नहीं कमाता है तो आप इन्वेस्ट नहीं करने वाले हो। तो आपके जो काम की बात थी, प्रॉफिट थी, वो 1 लाख ट्रांजैक्शन नहीं थे। तो इन लोगों ने बोला फालतू फालतू बातें मत बताओ, सिंपल सा समरी बताओ। जब मैं समरी की बात कर रहा हूं, मतलब मैं चीजें मांग रहा हूं इन ब्रीफ, शॉर्ट में बोलो, शॉर्ट में। जैसे इफ आई टेल यू, ऐसे समझाता हूं। ट्रांजैक्शन 1 जनवरी को हुआ, जब हमने 10,000 रुपए का इनफ्लो किया। इनफ्लो का मतलब है पैसा आया। कितना आया? 10,000। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कैश। ठीक है, ध्यान से सुनना, आप भी एनालाइज करना और मुझे बताते जाना। 10,000 रुपए का कैश इनफ्लो हुआ। जब इनफ्लो होगा ना बच्चों, में प्लस लिखूंगा, ठीक है। और अभी हम डेबिट्स और क्रेडिट्स की बात नहीं करेंगे, डेबिट्स और क्रेडिट्स इतनी जल्दी नहीं सीखा जा सकता है, तो अभी हम प्लस माइनस से बात कर लेते जो हमको आता है, ठीक है। 1 जनवरी के दिन 10,000 का इनफ्लो हुआ, 4 जनवरी के दिन 2,000 रुपए का आउटफ्लो हुआ, 5 जनवरी के दिन फिर से 5,000 रुपए का इनफ्लो हुआ, 18 जनवरी के दिन आउटफ्लो हुआ 3,000 रुपए का, और 31 जनवरी के दिन फिर से इनफ्लो हुआ 8,000 रुपए का। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूं तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, और ये बिजनेस में तो अभी तो कम लिख रहे हैं, बिजनेस में तो इससे ज्यादा हो सकते हैं ना। ऐसे में जब मैं इतने सारे ट्रांजैक्शन लेकर चल रहा हूं, तो यूजर बोल रहा भाई इतने सारे ट्रांजैक्शन मत बताओ, आप मुझे ये बताओ कि पहले दिन तुम्हारी जेब में कितने पैसे थे और आज तुम्हारी जेब में कितने पैसे बचे हैं। और टेक्निकली तो आप अगर आप मुझसे समरी पूछ रहे हो तो आप बताओ ना कि अभी मेरी जेब में कितने पैसे हैं। तो बताओ ये क्या था? सर ये हमारा कैश का खाता है, जिसको हम लेजर बोल रहे हैं। अब ये लेजर से भी समरी निकालना चाहते हैं। समरी का मतलब है कि अगर मेरे पास 10 थे, फिर 2 गए 8 बचे, 8 में 5 जोड़े 13, 13 में से 3 गए 10, और 10 में 8 जोड़े तो फाइनली मेरे पास कितने रुपए बचे? 18। क्या मैं इसको बैलेंस बोलूं? एज ऑन 31 जनवरी, महीने के एंड पे समरी बात कर लेते हैं। मेरे पास क्या पैसा था, कितना आया, कितना गया, वो तो बाद की बात है। आप मुझे बताओ आज की तारीख में 31 जनवरी महीने के अंत में हमारे पास फाइनली कितना पैसा बचा है? 18,000। यूजर को इससे मतलब है। इस समरी को जब हम बैलेंसेस के फॉर्म में इस किताब में लिखते हैं ना समरी करके, तो इस समरी बैलेंस को हम एक खाते में रिकॉर्ड करते हैं, एक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। और ये हमारी अगली स्टेप बनती है। एक बार वापस डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, बार बार डिस्कस कर रहा हूं। इसका रीजन है कि मैं चाहता हूं, मैं बार बार बोलकर आया हूं आपको कि ये जो चीजें हैं, मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में नहीं, आपके नसों में बैठा दूं मैं, है ना। तो ध्यान से सुनते रहना मैं क्या बोल रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं कि मैंने ट्रांजैक्शन को सबसे पहले किया आइडेंटिफाई। क्या किया? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफिकेशन का मतलब कि ट्रांजैक्शन अगर पर्सनल नेचर का है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, बट अगर वो बिजनेस का है तो रिकॉर्ड होगा। दूसरी बात करी मेजरमेंट, मेजरिंग, जहां पर हमने देखा अगर ट्रांजैक्शन क्वालिटेटिव नेचर का है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं, अगर मम्मी घर में खाना बनाती है तो आप उसको तोलते हो क्या? उसको मेजर कर सकते हो क्या? मम्मी ने प्यार से खाना बनाया तो मम्मी को बोलो कि आज मम्मी 2 रुपए का खाना बनाया, आपने 10 रुपए का खाना बना दिया। वी कैन नॉट मेजर द लव ऑफ योर मदर और माई मदर इन टर्म्स ऑफ मनी। क्वालिटेटिव नेचर की चीजें, इनको हम खातों में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बट अगर कोई चीज मॉनिटरी नेचर की है बेटा, तो उसको हम ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हमारी तीसरी स्टेप आती है भैया कौन सी? रिकॉर्डिंग।
और रिकॉर्डिंग हमें बोलती है कि आइए भैया रिकॉर्डिंग कीजिए। रिकॉर्डिंग किसकी कीजिए? ट्रांजैक्शन। और एक ट्रांजैक्शन नहीं, किसको रिकॉर्ड कीजिए? मल्टीपल ट्रांजैक्शन को। तो हमने इसका नाम ही रख दिया किसका? जर्नल का, मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब था कि यहां पर एक ट्रांजैक्शन नहीं आ रहे बच्चों, यहां पर मल्टीपल ट्रांजैक्शन आ रहे। परचेज भी यहीं पे, सेल्स यहीं पे, इनकम यहीं पे, खर्चे यहीं पे, राम यहीं पे, शाम यहीं पे, ए यहीं पे, बी यहीं पे, एक्स यहीं पे, वाई यहीं पे, सब कुछ यहीं पे। तो इसका नाम हमने मिक्सचर रखा। मिक्सचर को और अलग कर दिया, आगे लाके उनको कर दिया क्लासिफाई। क्लासिफाई करते समय जब मिक्सचर में हमने मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया था, तो उनको हमने यहां से उठा के अलग अलग खातों में डाल लिया। जैसे परचेज से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं, परचेज से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं उनको हमने डाला परचेज अकाउंट में, सेल्स वाली डिटेल को डाला सेल्स अकाउंट में, एक्सपेंसेस वाली डिटेल को डाला एक्सपेंसेस में, इनकम वाली डिटेल्स को डाला इनकम एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे खाते बन सकते हैं। तो अगर आपका एक सवाल मन में आता है कि आखिर कितने खाते हो सकते हैं, कितने अकाउंट्स बन सकते हैं, तो देयर कैन बी अनलिमिटेड अकाउंट्स, कितने भी बन सकते हैं एज पर, है ना, द ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ट्रांजैक्शंस बहुत सारे हैं तो फिर हमारे खाते भी बहुत सारे होंगे। बिजनेस के ट्रांजैक्शन कम है तो खाते भी कम होंगे, मल्टीपल खाते नहीं बनेंगे फिर। ठीक है, आगे बढ़े तो हमने बोला कि भाई जब कोई यूजर आएगा, यूजर कौन? जिसको मेरे अकाउंट्स देखने हैं, उसको इतनी इतनी सारी डिटेल से क्या लेन देन? वो क्यों झांकेगा इतनी मोटी किताब में, खंगालेगा कि क्या देख रहे भाई इस अकाउंट्स में हम, है ना? और वो हमारे प्रॉफिट लॉस क्यों निकालेगा? वो हमसे क्या मांगेगा? वो हमसे मांगेगा समरी। क्या मांग रहा है बच्चों? समरी मांग रहा है। और ये समरी हम जिस किताब में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। चलो आगे बात करते हैं। आगे जो मैं आपसे बात करना चाहूंगा उस बात के लिए, है ना, मैं चाहूंगा आप कान खोलकर मेरी बातें भी सुने और साथ में, है ना, समझें और उसके बाद मुझे एक रिजल्ट दें कि क्या आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आज शुरू में बात करी थी कि हमने बिजनेस में क्या खरीदे? रॉ मटेरियल। क्या खरीदे? रॉ मटेरियल। और बच्चों ये कितने रुपए के खरीदे? 1 लाख के। इस 1 लाख रुपए के रॉ मटेरियल को खरीद कर मैंने इसको कन्वर्ट किया होगा गुड्स में, फिनिश्ड गुड्स में, और इन फिनिश्ड गुड्स को आखिर में जाकर मैंने क्या कर दिया? सेल कर दिया। अच्छा, मैं रॉ मटेरियल की जगह क्या करता हूं? परचेज लिख देता हूं, दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड कि भाई मैंने खरीदी करी। ठीक है, और फिर ये माल को मैंने 1,40,000 रुपए में क्या कर दिया? सेल कर दिया। कितने में खरीदा? 1 लाख में। कितने में बेच दिया? 1,40,000 में। तो आप मुझे बताओ बच्चों, इसको देखकर आपके दिमाग में क्या बात आती है? जब आप सोच रहे हो, जब आप इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, तो इस सोचने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनालिसिस। क्या बोलते हैं? एनालिसिस। और फाइनली जब आपने सोचा तो आपने सोचा कि भाई मैंने खरीदा तो पैसा गया, कितना गया? 1 लाख। और जब बेचा तो पैसा आया, कितना आया? 1,40,000। तो बताओ मैंने मेरे बिजनेस में मुनाफा कितना कमाया? 40,000। तो इस 40,000 को आपने क्या बोला? प्रॉफिट। क्या ये मेरी इस सिचुएशन का आउटकम है? आउटकम को और इजी भाषा में बोले तो क्या ये मेरा रिजल्ट है? तो जब आप इसको सोच रहे थे तो आपने क्या किया? एनालिसिस किया। और जब आपने इसको सोचने के बाद मुझे इसका आउटकम बताया बच्चों, रिजल्ट बताया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन बोलते हैं अकाउंट्स की भाषा में। तो जो हमारी स्टेप्स हैं वो इतनी ज्यादा इंटरलिंक्ड है कि किसी भी कड़ी को तोड़ा नहीं जा सकता। और इन सारी स्टेप्स को हमको प्रैक्टिकली हमारे चैप्टर्स में पढ़ना है। जैसे हमने बात करी रिकॉर्डिंग कहां होती है बच्चों, तो आपने बोला जर्नल में। जब हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन कहां पर हो रहा है? लेजर में। डी साइलेंट था, है ना, लेजर में रिकॉर्ड हो रहा है। तीसरा समराइजिंग हमने कहां पर करी? ट्रायल बैलेंस में। तो ये जो हम 3 चीजें बना रहे हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इन सभी के लिए हमको अलग अलग चैप्टर्स भी पढ़ने हैं। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, रिपीट कर रहा हूं चीजें, बार बार रिपीट कर रहा हूं। आपको ऐसा लग सकता है रिपीट क्यों चल रही है, हम एक बार वापस देख सकते हैं, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। हमको ये देखते हुए चलना है, ये जानते हुए कि ये चैप्टर्स आज जो थियरी बन रहे हैं ना, कल को प्रैक्टिकल बनेंगे। और जो आज सुनकर जाएगा उसको मजा आ जाएगा भाई। जब मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगा आपको, अकाउंट्स एक बोरिंग सब्जेक्ट तो कतई नहीं है। मैं तो बोलता कॉमर्स भाई बोरिंग नहीं है। कॉमर्स एक बार हमसे पढ़ के देखो, मजा ला देंगे आपको। हाँ, मैं वादा कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, 1000 बार कहूंगा, दिमाग में नहीं रगों में उतार दूंगा आपको अकाउंट्स। ठीक है, आओ जरा देखें। तो क्या पढ़ लिया भैया कि भाई सोच रहा था ये सिचुएशन के बारे में कि लाख रुपए गए और 1,40,000 रुपए आए, तो मैंने तो जो 40,000 कमाए, क्या ये मेरा प्रॉफिट है, क्या ये मेरा आउटकम है, क्या ये मेरा रिजल्ट है?
तो जब आप रिजल्ट बताते हो तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन। और जब मैंने इसका क्या किया, सोचा इसके बारे में, तो मैं क्या कर रहा था, एनालिसिस। बट हमको थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ना चाहिए इसके बारे में, मैं समझाता हूं कैसे। मैं 2 मिनट के लिए इसको हटा दे रहा हूं। देखिएगा, ये लोग बोलते हैं एक वर्ड है एनालिसिस। एनालिसिस का ये भी मतलब है कि मैं सोचूं बिजनेस में क्या चल रहा है। एनालिसिस का एक मतलब और भी है जो कि कहता है एनालिसिस मीन्स डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। सबसे पहले तो भैया हम क्या बात कर रहे हैं, एरर्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। जब मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो मैं एनालिसिस का एक पर्सपेक्टिव भी सिखा रहा हूं आपको। एनालिसिस का मतलब नहीं है, एनालिसिस का एक पर्सपेक्टिव है ये। एनालिसिस कहता है कि जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन को किया आइडेंटिफाई करने के बाद किया मेजर करने के बाद रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग के बाद समराइजिंग, तो आप एक बार जब सारे खाते बना चुके हो, जर्नल बन गया, लेजर बन गया, ट्रायल बैलेंस बन गया, तो ये तो पता कर लो कि भाई हम तो ह्यूमंस हैं और गलतियां तो आखिर इंसान से ही होती है और ये गलती कहीं हमसे तो नहीं हो गई। तो जब हम ये ढूंढ रहे हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, तो इसको बोलते हैं बेटा डिटेक्शन। और गलती ढूंढ के कोई घर तो नहीं ले जाएगा, उसको क्या करेंगे, सुधारेंगे। तो जब आप डिटेक्ट कर लेते हो तो फिर आप उसको करते हो प्रिवेंट, मतलब उस गलती को मिटा देते हो, ठीक है। तो एनालिसिस का एक मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि जब हम अकाउंट्स में हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट बना लेते हैं तो उसके बाद हमको करना है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। गलतियों को ढूंढें और उनका सुधार करें, ठीक है। एक बार आप मुझे बताओ, अगर मेरी अकाउंट्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें से मैंने सारी एरर्स को बाहर कर दिया, तो क्या मेरी इंफॉर्मेशन एरर फ्री हो जाएगी? मतलब इसमें आप कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। तो फिर हमको ये मेंशन करना है। मैं दूसरी बात पढ़ रहा हूं, एक और शब्द क्या पढ़ा हमने, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का हमने मतलब समझा कि जब मैं सोच रहा था तो एनालिसिस है, जब मैंने उस सोचने के मदद से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया तो उसको मैंने बोला इंटरप्रिटेशन। बट इंटरप्रिटेशन का एक पर्सपेक्टिव ये भी समझिएगा कि मान लेते हैं आप यूजर हो और आपको इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इस अकाउंटिंग जानकारी के बारे में, है ना, कुछ पूछना है। तो पहली बार जो बच्चे अकाउंट्स पढ़ रहे हैं या पहली बार जो लोग बैलेंस शीट देख रहे हैं, उनको क्या बैलेंस शीट समझ में आने वाली है? नहीं आने वाली है ना। तो ये लोग बोलते हैं इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है टू मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं वापस कह देता हूं, हमने किया एनालिसिस, सारे खाते बनाने के बाद हमने ये देखा कि हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसमें किसी तरह की कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि अगर गलती है हटाओ। एक बार गलती हटा दी तो फिर ये देखो कि ये जो बात आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के फॉर्म में निकाली है, क्या ये लोगों को समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो कुछ ऐसी भाषा में लिख दो कि उसको समझ में आ जाए, दैट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द यूजर। और एक बार बच्चों अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आसान बन गई ना, एक बार अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आसान बन गई ना, तो फिर फाइनली जाकर उसका क्या कर देना, कम्युनिकेट। क्या कर देना? कम्युनिकेट कर देना। किसको कर देना? यूजर। ये देखो अब 2 लोग भाई यहां पे खड़े हुए हैं, यहां पर एक पार्टी जो है वो क्या है, बिजनेस, और हमारी जो दूसरी पार्टी है बच्चों ये होते हैं यूजर्स। तो ये देखिएगा ना, एक कप लेके खड़े हुए हैं, पुरानी टेक्निक यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन कौन करेगा? बिजनेस। किसको करेगा? यूजर्स को, जिनको हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से लेन देन है। ये कम्युनिकेशन वॉलेंटरी भी हो सकती है और लीगल भी हो सकती है। अगर लीगल होती है, जैसे कंपनीज के केस की बात करते हैं, तो कंपनीज आर बाउंड टू शो देयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टू पब्लिक। इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी, उसको अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को पब्लिक के बीच में उसकी वेबसाइट पे दिखाना होगा, ठीक है। ऐसे में वो कभी वॉलेंटरी भी हो सकता है कि मैं दिखाना चाहता हूं, दूसरा कभी कभी कंपल्शन भी हो सकता है क्योंकि वो लीगल कंपल्शन है, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन बच्चों हमने किया, ये आखिर किसको किया? यूजर्स को। तो ये कहते हैं जो टर्म है यूजर्स, ये कौन है? तो यूजर्स वो लोग हैं जिन्हें हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना। और मैं समझाता हूं यूजर्स कौन है। यूजर्स को 2 कैटेगरी में डाला गया। एक को हमने बोला इंटरनल यूजर्स और एक को बच्चों हमने बोला एक्सटर्नल यूजर्स। अब आप ही सोचकर बताना, बेसिक भाषा में बात कर लेते हैं। इंटरनल यूजर्स क्या होंगे? जो बिजनेस के अंदर है। और एक्सटर्नल यूजर्स क्या होंगे? जो बिजनेस के बाहर है। तो ऑल दोज यूजर्स हु आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजेस द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर इंटरनल यूजर्स, एंड ऑल दोज
persons or users who are outside the business organization and are using our accounting information are external users. तो सर ये कौन कौन होते हैं जो इंटरनल यूजर होते हैं और ये कौन कौन लोग हैं जो कि एक्सटर्नल यूजर्स हैं? तो पहले अगर बात करें इंटरनल यूजर की, तो सबसे पहले इंटरनल यूजर बिजनेस में कौन होते हैं? ओनर. आप मुझे बताओ, आपके ओनर को आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? क्योंकि अकाउंटिंग का, एक बिजनेस का सर्वाइवल, प्रॉफिट, उसकी ग्रोथ, उसका डाइवर्सिफिकेशन से किसको लेन देन है? ओनर को. तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहता है क्योंकि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए. दूसरे बताइए, जब ओनर अकेले बिजनेस नहीं संभाल पाते तो वो मैनेजर्स को रखते हैं, और जब मैनेजर्स काम करते तो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो बिजनेस के फेवर में सही डिसीजंस ले पाए. ठीक है, और आगे बढ़ते हैं. तो भाई ये एक्सटर्नल यूजर्स कौन है? जो बिजनेस के अंदर है कि बिजनेस के बाहर है? बिजनेस के बाहर. बिजनेस के बाहर हमारे पहले यूजर कौन होते हैं? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कैसे यूजर हो सकती है? क्योंकि जब बिजनेस इनकम अर्न करता है, प्रॉफिट कमाता है, तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर हमसे टैक्सेस चाहिए होते हैं. तो गवर्नमेंट हमारे खाते क्यों चेक कर रही है? ये देखने के लिए कि आपने समय से सही टैक्स भरा या नहीं भरा. ठीक है, आपने जब अकाउंटिंग करी तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से करी या नहीं करी. तो ये सारी चीजें कौन देखते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट. और एक्सटर्नल यूजर्स कौन हो सकते हैं? इन्वेस्टर. बताइए भैया, इन्वेस्टर कौन है? जिसने मेरी कंपनी में पैसा लगाया है, जिसने मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, ये कौन है? इन्वेस्टर. इन्वेस्टर आखिर एक्सटर्नल यूजर क्यों, और उसको मेरे खातों में झांकने से क्या मतलब है? तो इन्वेस्टर भाई ने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है पैसा, मनी, तो ही वांट्स टू अश्योर कि उसका पैसा सेफ है कि नहीं. आपने कहीं जुआ तो नहीं खेल लिया उसके पैसे से? तो इन्वेस्टर ये चेक करता है फॉर हिज ओन सिक्योरिटी कि आपने सही जगह पैसा लगाया या नहीं लगाया. एक तो होते हैं वर्ड इन्वेस्टर, एक और वर्ड होता है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. दिमाग बार बार कहता है कि सर दोनों एक ही बात है. बिल्कुल नहीं है. इन्वेस्टर्स वो हैं जिन लोगों ने पैसा लगा दिया है. पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो हैं जो पैसा लगा सकते हैं. तो बताओ, जो पैसा लगाए भी बैठे नहीं है वो मेरा अकाउंट्स क्यों देखेंगे? ये देखेंगे कि आपके बिजनेस में आपने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है. अगर बिजनेस में क्या हो रहा है, अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो वो पैसा लगाने के बारे में सोचेगा. जब वो पैसा लगाने के बारे में सोच रहा है तो वो पोटेंशियल इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर नहीं है. और कौन यूजर्स हो सकते हैं हमारे? तो बोलते हैं कि भाई आपके यूजर्स तो कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं. ये देखने के लिए कि आप कंज्यूमर के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, आपकी पॉलिसीज पब्लिक के हित में है कि नहीं है, उनके अगेंस्ट तो नहीं है. तो ये सारे जो यूजर्स होते हैं जो बाहर बैठे हैं, और भी होते हैं, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, पर जो बाहर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल यूजर. और जो बिजनेस के अंदर बैठे हैं जैसे ओनर और मैनेजमेंट, इनको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल यूजर. और बच्चों फाइनली हम जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम कौन? हम है बिजनेस. तो हम हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसको कम्युनिकेट करते हैं बेटा? यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं. और यूजर्स के कितने टाइप होते हैं? दो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, है ना. तो दैट इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी. अब हम इसके आगे डिस्कस करेंगे हमारा अगला पॉइंट कि भाई अकाउंटिंग आखिर क्यों करें, ऐसा क्या रीजन है कि हमें अकाउंटिंग करने की जरूरत है. इट इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्टिव्स. ऐसा क्या रीजन होगा जिसके कारण मुझे अकाउंटिंग करनी होगी, इसको हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से पढ़ने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को. तो चलिए आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के साथ में. मतलब अकाउंटिंग आखिर हम कर क्यों रहे हैं? अकाउंटिंग हम करते हैं सर्टेन, एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं. जिसमें हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि हम चीजों को क्या करें? रिकॉर्ड. भैया ये तो पढ़ा दिया मैंने आपको मीनिंग में. तो रिकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्टिव भी है, क्योंकि जब ये यहां पर ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में सिखा रहे हैं तो कुछ अच्छी बात सिखा रहे हैं. अच्छी बात क्या सिखा रहे हैं कि जब मैं ट्रांजैक्शंस को बच्चों क्या करने वाला हूं? रिकॉर्ड करने वाला हूं, रिकॉर्ड करने वाला हूं. तो इन लोगों ने बोला रिकॉर्ड तो करना, बट कैसे करना? सिस्टमैटिक. सिस्टमैटिक का मतलब होता है कि एक शब्द दिया इन लोगों ने, बड़ा अच्छा शब्द दिया. हमको ये तो मालूम है कि हम रिकॉर्डिंग बच्चों कहां पर करेंगे? मिक्सचर में. मिक्सचर का नाम जर्नल. जर्नल हमारी वो किताब है जहां पर हम ट्रांजैक्शन को क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड. बट इन लोगों ने बोला जब आप मिक्सचर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो रिकॉर्ड करना सिस्टमैटिकली. सिस्टमैटिकली के लिए एक भारी भरकम शब्द और दिया हमें कि जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप उसको रिकॉर्ड करना इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर. क्रोनोलॉजिकल मैनर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रिकॉर्ड किए जाए.
और जब हम हमारे खातों को अकाउंट्स में रिकॉर्ड, कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारा जो ऑर्डर होता है ना, वो जनरली किसके हिसाब से चलता है बेटा? डेट्स। डेट्स का मतलब है कि अगर ट्रांजैक्शन 1 जनवरी को हुआ है तो पहले रिकॉर्ड होगा, अगर 4 को हुआ है तो उसके बाद होगा, 10 को हुआ है तो उसके बाद रिकॉर्ड होगा। बट 5 जनवरी का ट्रांजैक्शन जो है 10 के बाद रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। तो उन लोगों ने क्रोनोलॉजिकल मैनर का मतलब है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग का मतलब है कि आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड बखूबी जर्नल में करना। सिस्टमैटिक करने का मतलब है कि भाई डेट के ऑर्डर में करना, क्रोनोलॉजिकल मैनर में करना। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि भाई हम ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करें, ताकि हमें इन ट्रांजैक्शन को जब ढूंढना हो, जिस डेट के हिसाब से ढूंढना हो, हमें तब उनको ढूंढने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरी बात हम फिर कर चुके हैं, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बात कर रहे होते हैं कि अकाउंटिंग की मदद से, खाते बनाने की मदद से हम निकालना चाहते हैं क्या? हमारे प्रॉफिट या लॉस, है ना? मतलब हमने मुनाफा खाया है, मतलब मुनाफा बनाया है कि हमने कोई नुकसान झेला है। तो ये निकालने के लिए हमको ये जो वर्ड दिया गया है, देखिएगा क्या लिखा है? असर्टन प्रॉफिट और लॉस। तो यहां पर जो असर्टन का मतलब है, असर्टन का दूसरा मतलब बता देता हूं, ये है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। किसी भी बिजनेस की, जब हम करंट ईयर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? करंट ईयर की। तो वहां पर बिजनेस में कुछ ना कुछ क्या कमाया, क्या बनाया होगा आपने? रेवेन्यू। और कुछ ना कुछ क्या होंगे आपके? एक्सपेंसेस। तो मान लेते हैं एक बिजनेस का रेवेन्यू कितना है? 12,000 रुपए, और बिजनेस के खर्च कितने हैं? 10,000 रुपए। तो अगर इस रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर लिया जाए तो बिजनेस का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऐसा बोलते हैं जब रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो इट इज प्रॉफिट, है ना? दिस इज सिचुएशन 1। सिचुएशन 2, जहां पर मेरा रेवेन्यू 12,000 रुपए है बट मेरे जो खर्चे हैं बच्चों वो 15,000 रुपए है। तो ऐसे में जो 3,000 रुपए की बात कर रहे हैं हम डिफरेंस की, तो बताओ ये क्या आया? लॉस आया। यहां पर मैं बोल रहा हूं 2,000 पॉजिटिव है तो क्या है? प्रॉफिट। बट यहां पर 3,000 नेगेटिव है तो वो क्या हो गया? लॉस। और प्रॉफिट और लॉस जानना क्यों जरूरी है? प्रॉफिट और लॉस मेरी करंट परफॉर्मेंस को बताते हैं। प्रॉफिट लॉस क्या बताते हैं? मेरी करंट परफॉर्मेंस। अगर एक बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है तो बताओ क्या सोचेगा? कि मैं और प्रॉफिट कमाऊं, और अच्छा करूं, और अच्छा परफॉर्म करूं। वहीं पर अगर एक बिजनेस क्या है? लॉस मेकिंग है, तो वो सोचेगा कि मैं इस लॉस से रिकवरी कैसे लूं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स जिसकी मदद से मैं इस लॉस वाली सिचुएशन से बाहर आ सकता हूं। क्योंकि हमको समझना होगा, अगर एक बिजनेस कंटिन्यूअसली लॉसेस में रन करेगा तो एक सिचुएशन आएगी जब शटडाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो बंद ना हो इसलिए हम कंटिन्यूअसली करंट ईयर, जिस भी साल में काम कर रहे हैं उस साल में निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस। एक और अच्छी चीज बताता हूं, जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो सिर्फ रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट लॉस निकालने पे ये एंड नहीं हो जाता है। जैसे मैं बोलता हूं कि भाई हमारा है बिजनेस, और बिजनेस को संभालने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। तो बताओ मैनेजमेंट आखिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की मदद से क्या कर लेगा? तो बोलते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की मदद से क्या करता है? डिसीजन मेकिंग करता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि अगर कोई भी सिचुएशन बिजनेस के अगेंस्ट में जा रही है तो उसको ऑप्ट नहीं करता, और जब कोई भी सिचुएशन बिजनेस के फेवर में जाती है तो वो पहला फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, एक कंपनी है, उसके पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट नंबर 1, प्रोजेक्ट नंबर 2। और सोचकर बताइएगा ना, मैं आपको सिखाकर लाया हूं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, राइट? तो एनालिसिस आपका काम है, मैं आपको सिर्फ सिचुएशन दे रहा हूं, देखना और समझाना मुझे। प्रोजेक्ट 1 में मुझे पैसा, बिजनेस को पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है? तो ये लोग बोल रहे हैं आपको पैसा इन्वेस्ट करना है 10 लाख रुपया। कितना बच्चों? 10 लाख रुपया। और इससे इन्वेस्ट करने के बाद में आपको रिटर्न बोले तो पैसा लगाने पे कमाई कितनी होती है उसको रिटर्न बोलते हैं, ठीक है? तो वो कितनी होगी? 10%। और अगर इसको रुपयों में निकालूं तो लगभग 1 लाख रुपए। प्रोजेक्ट 2 की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट 2 में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है 10 लाख रुपए, बट यहां पर आपका जो रिटर्न है वो है 15%। 15% को अगर मॉनिटरी टर्म्स में देखें तो लगभग 1.5 लाख रुपए। तो आप बताओ, अगर आप बिजनेस हो या फिर आप बिजनेस के मैनेजमेंट का हिस्सा हो, तो आप प्रोजेक्ट 1 में पैसा लगाओगे बेटा कि प्रोजेक्ट 2 में लगाओगे? प्रोजेक्ट
2 में लगाओगे। रीजन कि जब मैंने 10 लाख रुपए इधर लगाया तो कमाई सिर्फ 1 लाख की हुई, और वहीं पे जब मैंने यहां पर पैसा 10 लाख लगाया तो मेरी कमाई तो भाई 1.5 लाख रुपए हो गई। 1.5 लाख रुपए तो 1 लाख ज्यादा हुआ कि 1.5 लाख ज्यादा हुआ? 1.5 लाख ज्यादा हुआ। तो बताओ ऐसे में मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेगा कि लेट्स इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट नंबर 2। तो मैनेजमेंट जब काम कर रहा है ना बच्चों, जब मैनेजमेंट काम कर रहा है तो मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क्स फॉर डिसीजन मेकिंग। समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। तो अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हमने बात करी कि जब भी बच्चों हमें हमारी करंट परफॉर्मेंस देखनी है, क्या देखनी है? करंट परफॉर्मेंस। तो हम बात करते हैं किसकी? प्रॉफिट या लॉस की। करंट पोजीशन बताती है कि अगर बिजनेस प्रॉफिट में है तो उसे यह ध्यान देना चाहिए कि वो कैसे अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकता है, एनहांस कर सकता है। बट अगर बिजनेस लॉस मेकिंग है ना तो उसको इस बात पे ध्यान देना है कि वो कैसे उस लॉस की रिकवरी करे और अपने बिजनेस में सर्वाइवल करे। बट जो दूसरी बात है, ये तो बात हो गई किसकी? करंट परफॉर्मेंस की। जो दूसरी बात होती वो होती ओवरऑल परफॉर्मेंस, बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस। इस बात को डिफाइन करने के मैं ऐसे समझा सकता हूं कि बिजनेस जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से आज तक, करंट पोजीशन तक, आज तक उसने आखिर क्या कर लिया है। तो मैं बोलता हूं कि मान लेते हैं कि एक बिजनेस ने जब से वो शुरू हुआ है, मान लेते हैं एक बिजनेस से वो 2015 में शुरू हुआ, मतलब वो स्टार्ट कब हुआ बेटा? 2015 में, और बंद नहीं हुआ है। अभी हम कहां पर हैं? 2025 बोले तो अपनी करंट ईयर में। तो यहां स्टार्ट करने से करंट ईयर तक उसकी आखिर पोजीशन क्या है, इसको हम बोलते हैं हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को ऐसे समझा सकता हूं कि 2015 से लेकर 2025 के बीच में हमारे बिजनेस ने सबसे पहले तो भाई क्या अक्वायर करी? एक बिल्डिंग अक्वायर करी, और ये जो बिल्डिंग है ये है 25 लाख रुपए की फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, बिल्डिंग के बाद हमारे पास हमेशा बिजनेस में क्या होता है? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या स्टॉक ऑफ व्हाटएवर वी आर सेलिंग, है ना। ये स्टॉक हमेशा कम से कम कितने रुपए का होता है? 10 लाख रुपए का होता है। हमारे पास बिजनेस में कैश भी होता है, या फिर कैश नहीं होता है तो हम पैसे कहां रखते हैं बच्चों? आजकल तो बैंक में रखते हैं। तो ऐसे में हमारे पास लगभग 20 लाख रुपए बैंक में भी है या फिर कैश में भी है, लिक्विड कैश भी है। ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं कि बिल्डिंग हो गई, स्टॉक हो गया, कैश हो गया, है ना। कुछ पैसा हमने फर्नीचर में भी डाला है। फर्नीचर कितने रुपए का बनाया? 5 लाख रुपए का। और साथ में हमने, भैया इधर लिख देता हूं साइड में, कि हमने एक मशीन भी खरीदी 15 लाख रुपए की। कितने रुपए की? 15 लाख रुपए की। तो 2015 से लेकर 2025 तक बिजनेस ने आखिर क्या क्या संपत्ति खड़ी कर ली, बताओ जरा। हमने खरीदी बिल्डिंग 25 लाख, स्टॉक खरीदा 10 लाख, टोटल हो गए 35 लाख। 35 प्लस 20 55, 55 और 5 60, 60 और 15 75 लाख। क्या मैं बोलूं मेरी सारी संपत्ति जोड़ के मेरे पास 2015 से लेकर 2025 तक जितनी संपत्ति इकट्ठी हो गई है वो 75 लाख रुपए की है। ठीक है, तो आप, मैं आसान भाषा में समझा देता हूं। मैंने करंट ईयर में क्या उखाड़ा, है ना, ये मेरा प्रॉफिट लॉस है। बट जो मैंने इतने साल में उखाड़ा, मतलब 2015 में बिजनेस शुरू किया अगर, तो 2025 में खड़ा हूं, तो मैं यहां तक क्या उखाड़ के आया हूं बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं भैया ओवरऑल परफॉर्मेंस। एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस को टेक्निकली बच्चों बोलते हैं वेल्थ। इसी वेल्थ को आप संपत्ति बोलते हो। प्रॉफिट संपत्ति नहीं होती है, वेल्थ संपत्ति होती है। तो प्रॉफिट एक पर्टिकुलर ईयर की बात करता है, बट वेल्थ ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करती है। तो अगर आप किसी भी कोई भी पर्सन आपसे आके कल से पूछता है कि बताओ बिजनेस की करंट पोजीशन देखनी है तो क्या देखेंगे? प्रॉफिट लॉस। बट अगर बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखनी है तो आप देखेंगे उसकी वेल्थ। अब मैं मान सकता हूं कि ये वेल्थ जो है ना आपके लिए शायद नया टर्म हो, बट आपने पक्का ही शार्क टैंक देख लिया होगा और आप तो इस शब्द पे आ ही चुके होंगे। इसको हम बार बार सुनते हैं। इसी वेल्थ को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं नेटवर्थ। क्या बोलते हैं इसको? नेटवर्थ बोलते हैं। तो जब आप बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस को टेस्ट करना चाहते हो तो आप क्या देखोगे? उसकी वेल्थ। वेल्थ मतलब जहां से बिजनेस शुरू हुआ है और आज तक करंट पोजीशन तक हमारे बिजनेस ने कितनी संपत्ति इकट्ठी कर ली है, इसको हम वेल्थ बोलते हैं। ये हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस बताता है। वहीं पर मेरे बिजनेस की करंट परफॉर्मेंस को बताने वाला क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस।
तो हमारा जो चौथा ऑब्जेक्टिव है, इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आगे बढ़े तो हमारे पास अगला शब्द जो कि हमने बार बार देख ही लिया कि एक बार आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या हो गई, इजी टू अंडरस्टैंड। तो आपको अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। और ये कम्युनिकेशन बच्चों किसको करना है, यूजर्स को। हम इस पे बात कर चुके हैं। यूजर्स कितने टाइप के थे, पहला इंटरनल यूजर, दूसरा बोलिए एक्सटर्नल यूजर। एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। और इंटरनल यूजर्स के और एक्सटर्नल यूजर्स के एग्जांपल्स के बारे में हमने पढ़ लिया। तो बोलते हैं कि हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, अकाउंटिंग हम कर रहे हैं ताकि हम हमारे यूजर्स तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा पाए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है, अच्छा देयर कैन बी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, हम सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बट हम सिर्फ वही बात करेंगे जिसके लेकर हमारे सिलेबस या हमारी एग्जाम्स में हमें परेशानी ना दे, ना हमारे स्कूल टीचर हमें परेशान करे, ना कोई और पार्टिसिपेट करके है ना हमारे लिए परेशानी बन जाए। ऐसे में अगर आपको इस परेशानी से बचना है तो आप सिर्फ वही पॉइंट्स पढ़ेंगे जो है ना हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में दिए हैं। मैं वापस बता दूं एक चीज, एनसीईआरटी जो है ना इसे हम पढ़ने नहीं वाले बेटा, है ना। मैथ्स में एनसीईआरटी किंग होगी, अकाउंट्स में एनसीईआरटी किंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप 10th के बच्चे हो और अभी 11th लेने वाले हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एनसीईआरटी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारे लिए ना एक किंग भाई है, किंग भाई का नाम है ना टीएस गरेवाल है। तो हम जिस रेफरेंस से ये चीजें पढ़ने वाले हैं ना वो टीएस गरेवाल भाई है। टीएस गरेवाल ऑथर है, एस चांद उनके पब्लिशर हैं। ये किताब हमको बाजार से खरीद लेनी है, इसी के साथ आप मेरे साथ पढ़ने वाले हो। और मैं आपको बता दूं, अगर एनसीईआरटी यहां पर है ना टीएस गरेवाल भाई साहब तो यहाँ पे एकदम है ना। और टीएस गरेवाल भाई ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए प्रमोशन करने के लिए। आई नो कि आधा इंडिया, लगभग पौना इंडिया ना टीएस गरेवाल से बढ़ता है। टीएस गरेवाल इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वो हमारे फाउंडेशन को इस कदर बढ़ा देगी, इस नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएगी ना, जो कि एनसीईआरटी कभी नहीं कर पाएगी। सो क्या हमारे लिए एनसीईआरटी है, बट एनसीईआरटी सिर्फ डिटरमाइन करती है कि हमारा सिलेबस क्या है ना, हमको किस नेक्स्ट लेवल पे पढ़ना है। ये बात हम एनसीईआरटी से नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं भाई, हम टीएस गरेवाल को एज अ रेफरेंस चूज कर रहे हैं, है ना। इट इज अ गुड रेफरेंस। आप पढ़ने में किसी भी किताब से पढ़ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर आर सर्टेन अदर बुक्स लाइक एस सी शर्मा, डीके गोयल, है ना। तो हम जो आधा भाई इंडिया पढ़ रहा है जिससे हम सिर्फ क्योंकि कॉमन ग्राउंड्स पर है, कॉमन पेज पर है, इसीलिए हम टीएस गरेवाल चूज करें। अदरवाइज आप किसी भी किताब से करते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो देखें हमारा जो छठा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रोटेक्टिंग दी बिजनेस असेट्स। ये बोलते हैं कि भाई बिजनेस में आपके पास फर्नीचर है, बिजनेस के पास आपके पास मशीनें हैं, बिजनेस में आपके पास अलग अलग तरह की असेट्स हैं। असेट्स का मतलब होता है कि वो चीजें जो बिजनेस के पास इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी का मतलब समझ लीजिए, प्रॉपर्टी इज समथिंग यू ओन और यू हैव। ठीक है, या तो प्रॉपर्टी मेरी है, खुद की खरीदी हुई, और या फिर अगर खरीदी नहीं हुई तो वो प्रॉपर्टी जो मैं यूज कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम होल्डिंग दिस पेन, सो फॉर नाउ दिस इज माई प्रॉपर्टी। आई एम यूजिंग दिस इंटरैक्टिव पैनल, सो फॉर नाउ दिस इज माई प्रॉपर्टी। ये मेरी प्रॉपर्टी है अभी। हाँ, तो ऐसे में क्या मैं इसको ओन करता हूं, मैं ओन नहीं करता हूं, बट क्या मैं इसको अभी यूज कर रहा हूं तो ये मेरी प्रॉपर्टी कहला रही है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कोई भी चीज जो मुझे काम करने में, जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं अभी आपको एक कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं, तो इस कंटेंट को डिलीवर करने में ये स्क्रीन मेरी हेल्प कर रही है। तो जो चीज ना मुझे मेरा कंटेंट डिलीवर करने में, मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा करने में हेल्प करती है, उसको बेटा अपन क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। ठीक है, मतलब एसेट को अभी अपन साफ सुथरी सिंपल भाषा में ऐसे समझ लेते हैं कि एसेट क्या है, हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी है, और इन प्रॉपर्टी की रखवाली करना, इनको प्रोटेक्ट करना भाई हमारे अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। अकाउंट्स कैसे प्रोटेक्ट कर लेगा, अकाउंट्स को ताला लगा देगा? अकाउंट्स ताला नहीं लगाएगा, अकाउंट्स इनकी जानकारी किताबों में लिखकर रखेगा ताकि इनके साथ किसी भी तरह का मैनिपुलेशन ना किया जा सके। तो जब हम खाते लिखेंगे तो हम ये याद रखेंगे कि हमने कुछ असेट्स खरीदी हैं, तो हम उनका भी मेंटेनेंस का करें हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। और मेरे बच्चों, इसी के साथ में हम आज की क्लास को एंड कर रहे हैं। बट जैसा कि मैंने आपसे वादा किया, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो
तो मैं आपके लिए अकाउंट्स को आसान बना दूंगा, इतना आसान बना दूंगा, वादा किया था कि दिमाग में नहीं रगों में उतार दूंगा आपके अकाउंट्स, है ना। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसीलिए है, जो आज हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, कल को जाकर यही थ्योरी क्या बनने वाली है? प्रैक्टिकल। हमको समझना होगा थ्योरी इज नॉट जस्ट थ्योरी जिसको हम कभी भी स्किप कर सकते हैं। ये वाली थ्योरी स्किप नहीं कर सकते, पहली बार पढ़ रहे हैं तो थ्योरी बहुत ध्यान से पढ़नी है, मेरे साथ जुड़े रहना है, और तपस्या बैच का नाम नहीं पढ़ना है, तपस्या करनी भी है साथ में, है ना। सिर्फ बैच का नाम तपस्या नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, तपस्या बैच हमारे लिए एक इमोशन है जिससे हम खुद तो जुड़े हैं, आपको भी जोड़ना चाहते हैं, और इस तपस्या के माध्यम से हम आपको एक महारथी बनाना चाहते हैं हमारे कॉमर्स नाम के सब्जेक्ट में, कॉमर्स नाम की स्ट्रीम में। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर टुडे, है ना। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे कनेक्टेड। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए।